नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सबों का फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 के ही द्वितीय पाली के क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, पीतल नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल, यानी हम पीतल का लेंस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। दो का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के किस भाग पे बनता है? कॉर्निया पे, रेटिना पे, पुतली पे, आइरिस पे। तो यह इसका आंसर हो जाएगा रेटिना पे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम से म्यू बराबर हो जाता है साइन आई बटे साइन आर। ये हो जाता है अपवर्तन के दूसरे नियम से। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी साइन आई बटे साइन आर, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान किसके बराबर होता है? साइन आई बटे साइन आर के मान के बराबर होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? सबसे पहले हमको ध्यान देना कि यहाँ जो हमें फोकस दूरी दिया गया है वो प्लस में दिया गया है, और प्लस में फोकस दूरी किसका होता है? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में किसका होगा? प्लस में। तो उत्तल दर्पण का प्लस में फोकस दूरी हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा ए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। अगला क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण किसी भी तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, जो कि होता नहीं है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या आर हो तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है, एफ बराबर आर बाय 2, यानी फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आर बराबर हो जाएगा 2f। तो इसमें देख लीजिए आर बराबर 2f, ये हो जाएगा सही। 8 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, जो कि निकेल और क्रोमियम का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल एक यूनिट बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो ये ऊर्जा का इकाई है। ये किसका इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे घर में या हमारे घर में जो बोर्ड होता है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत फ्यूज जल जाता है। तो किसके कारण जलता है? उष्मा के कारण, हीट के कारण जलता है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है।
विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। किसको रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा रहता है। हीलियम, आर्गन, हीलियम, जेनॉन, रेडॉन, ये सब निष्क्रिय गैस होता है। ये सब विद्युत बल्ब में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का पीएच क्या हो सकता है? 9 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 10 होगा। तो हम जानते हैं कि 7 से हम जब ऊपर बढ़ते हैं पीएच मान में तो वो क्षारीय हो जाता है, और नीले लिटमस पत्र को लाल यानी अम्ल ही कर सकता है। तो ये इसमें कौन सा अम्ल हो जाएगा? ये तो उदासीन हो गया क्योंकि ये 7 है, ये दोनों क्षारीय हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी ए 2 जो होगा ये हमारे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, इस घोल का पीएच मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। क्या होता है? बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। इसका संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ आप इस तरह से बॉन्ड भी दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी ऐसे इस तरह से खींच सकते हैं, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इथाइल अल्कोहल का IUPAC नाम इथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा? इथेनॉल। अगला क्वेश्चन, CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n एल्काइन का क्या कह सकते हैं? अनुसूत्र होता है एल्काइन का। अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या होगी। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। निकेल और क्रोमियम होता है। स्टेनलेस स्टील जो होता है वो लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम से मिलकर बना होता है। पीतल एक है। पीतल क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो पीतल एक मिश्र धातु हो जाता है। क्या हो जाता है? पीतल एक मिश्र धातु है। निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो CuO, H2SO4, Na2O, COH का होल टू, इसमें H2SO4 एक अम्ल है। क्या है? H2SO4 एक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोलेप्थीन, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो होगा हो जाएगा ये प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि ये अम्ल और क्षार की को पहचानने में सहायता करता है, और ये हल्दी जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राकृतिक सूचक की गिनती में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या होगा? यानी जिसमें OH समूह उपस्थित रहेगा उसको हम कौन सा यौगिक कहेंगे? उसको अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्कोहल में OH समूह उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके इथाइन बनाता है। क्या बनाता है? इथाइन बनाता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक ओजोन अणु बनता है, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3, और ओजोन का क्या हो गया? O। तो तीन ठो जब मिलता है यानी ऑक्सीजन के परमाणु, तो एक अणु क्या बनते हैं? ओजोन बनते हैं। इसका आंसर हो जाएगा C। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु होता है? पारा, यानी जिसको हम मरकरी या हाइड्रागायरम भी बोलते हैं। इसका अनुसूत्र होता है Hg। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? इसमें मीथेन हो जाएगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा? मीथेन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में
कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड इनमें से हो जाएगा Na2O। ये एक क्षारीय ऑक्साइड है क्योंकि इसमें सोडियम हो जाता है धनमूलक और ऑक्सीजन हो जाता है ऋणमूलक, इसलिए ये क्षारीय धातु हो जाएगा। सोडियम एक क्षारीय धातु भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है क्षारीय धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर NaHCO3 और एसिटिक अम्ल मिलकर के बेकिंग पाउडर बनता है। यानी इस NaCO3 को बेकिंग क्या कह सकते हैं, खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। खाने वाला सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो NaCO3 और एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण जो होता है वो बेकिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है न्यूक्लियस शब्द? न्यूक्लियस निकेंद्रक शब्द का प्रतिपादन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? पौधों में भोजन ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है। किस रूप में जमा रहता है? ग्लूकोज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था। पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन ऊतक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है। ये कोशिका विज्ञान नहीं होगा, ये ऊतक विज्ञान के अंतर्गत जो है पौधों और पशुओं की कोशिका का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन। मानव हृदय घिरा हुआ रहता है। मानव हृदय जाइलम फ्लोएम प्लाज्मा से तो नहीं होगा, पेरिकार्डियम से हो जाएगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम ये पौधों की ऊतक है, प्लाज्मा रक्त के एक भाग है, पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण है? हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। इसमें हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा केमोट्रोपिज्म। अगला क्वेश्चन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो यानी श्वेत रक्त कोशिका बोले तो WBC की जीवन अवधि 12 से 20 दिन होती है। कितनी दिन होती है? 12 से 20 दिन होती है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, क्योंकि आप जानते हैं हमारा जो यकृत होता है कुछ इस तरह से, इसमें एक पित्ताशय यहाँ पे होता है, यहीं से क्या कह सकते हैं, पित्तरस जो है वो स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में भी होता है, मक्खी में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया, इन सब में से एनीमिया होता है। मधुमेह, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स। क्या हो जाएगा आंसर? अपेंडिक्स। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम किसका कार्य करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का यानी भोजन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन का वाहक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा वहन होती है, यानी ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है।
रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन। इसमें इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यहाँ पे ऑप्शन गायब हो गया है, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन हो जाता है प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसका आवर्धन हो जाएगा v/u, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है और वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा v/u यानी d। अगला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र है। इसमें दर्पण सूत्र कौन सा हो जाएगा? a 1/v + 1/u = 1/f। अगला क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस हवा में अभिसारी लेंस की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके समांतर में जो भी प्रकाश आती है वो एक बिंदु पर फोकस पर जाकर के एकत्रित हो जाती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी में दिया है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। किस सेल का उपयोग किया जाता है? सूखा सेल, जो कि हम एक बार यूज करके खत्म होने पर या अनुपयोगी होने पर उसको हम निकाल के फेंक देते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण, ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण। इसमें ये हो जाता है आपका सी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे FeSO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया और Cu को विस्थापित कर दिया है, इसलिए आप इसका आंसर सी लगा सकते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? NaOH, NaCl, HCl, KOH। तो इनमें NaCl एक लवण है। क्या है? NaCl एक लवण है। अगला क्वेश्चन, तूतिया का अनुसूत्र होता है। तूतिया को नीला थोथाबी या नीला कशिश भी कहा जाता है। इसका अनुसूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है CuSO4 × 5H2O, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक मीन्स होता है सल्फर। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16। सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है, इसलिए गंधक की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? 16। 64 का सी। और धातु के ऑक्साइड होते हैं। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है और धातु के ऑक्साइड, तो यहाँ हो जाएगा आंसर अम्लीय। क्या हो जाएगा? अम्लीय। अगला क्वेश्चन, कार्बन है। कार्बन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो कार्बन एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसमें एल्केन संतृप्त होता है और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होता है। तो इसमें देख लीजिए, ये एल्केन समूह का है, ये भी एल्केन समूह का है, ये एल्कीन समूह का है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कौन इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसमें कौन सा है?
इसमें हो जाएगा सी। आपका C2H6 एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? इसमें हीलियम अक्रिय गैस होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिटियम, ज़ेनॉन, रेडॉन ये आपके अक्रिय गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इसमें एस्टीबियम उपधातु है। क्या है? एस्टीबियम एक उपधातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पत्तियों में क्या होता है? श्वसन का कार्य होता है, क्योंकि पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, मछली, कीट, अमीबा। तो हरे पौधे इसमें स्वपोषी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से प्रभावित है? डायरिया नहीं, ये आंत को प्रभावित करता है। निमोनिया हो जाएगा। निमोनिया में खांसी होता है, इसलिए ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मलेरिया भी नहीं होगा, मधुमेह भी नहीं होगा, इसमें निमोनिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजन है। एंड्रोजन एक मादा हार्मोन है और एस्ट्रोजन नर हार्मोन होता है। तो एंड्रोजन इसमें मादा हार्मोन, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी रक्तचाप किसके द्वारा, किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता, सरसों, अड़हुल, मटर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। पपीता एक लिंगी पादप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है, ये नर जनन तंत्र का भाग है। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो द्विखंडन की क्रिया अमीबा में हो जाती है। किसमें होती है? अमीबा में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ये मनुष्य के नरजनन तंत्र यानी वृषण से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? वृषण से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1.5 kg होता है, यानी इसमें दिया हुआ है 1.4 kg। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। तो आपका इस तरह 80 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आप उनका भी एग्ज़ाम के लिए कुछ हेल्प हो जाए। थैंक यू।